हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस क्लास में 1995 का कंप्लीट पेपर बताया जाएगा और इससे बढ़ के इस चीज़ को बताया जाएगा कि आपको फ्यूचर में 2025 के जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें कौन कौन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जो मैं टॉपिक बताऊँ उनको तो करना ही है, उनको कोई चीज़ में आप स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल तौर पे जैसे अगर रामसर साइट जुड़ी हुई हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। और जैसे इसके अलावा आप बायोस्फीयर हैं इनको नहीं छोड़ सकते, नदियाँ हैं उनको नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ऐसे, और नदियों में भी कौन कौन सी नदियाँ हैं मैं बताऊंगा, और कौन, तो मैं आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका डिफाइन कर दूंगा। आपको 50% से भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं 60-70% मेहनत मैं करके दे देता हूँ। लेकिन आपको बस एक सपोर्ट चाहिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। आपको इस चैनल, यदि आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ, यदि आपको इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया ना, जो मैं इस वीडियो चैनल पर जो सारी वीडियो डली हैं, जो मैंने सारे पेपर कराए हुए हैं, उन टेस्ट सीरीज को ध्यान से देख लिया ना, 1000% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा है। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने इस चीज़ को कर लिया ना, आपको माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मेरे को तो कोई भी कोचिंग में चले जाइए, आपको हर टीचर यही बोलता है कि दो यूपीएससी का सिलेबस समझना है तो पीवाईक्यू को एनालिसिस कीजिए। यदि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किए हैं ना, उससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ना पीवाईक्यू को एनालिस करो, और मैं जो बता रहा हूँ उसको कर लीजिए बस। और मैं आपके जो पूरे जितने भी यूपीएससी ने पेपर कराए हैं ना, शुरू से लेकर एंड तक सारे करा रहे हैं। आज का पेपर 1995 का है। चलो आप बकवास देखो, अपना टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकले, तो उसके लिए काम चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और नोट्स बनाए जाइए। तीन तीन लोगों के लिए क्लास है, एक जो क्लास एग्ज़ाम देने के लिए को तैयार हैं, और जो टॉपर्स हैं उनके लिए रिवीजन क्लास मान लीजिए, और जो पेपर देंगे फ्यूचर में और जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए नोट्स बनाने की क्लास है। और नोट्स तो सभी बना सकते हैं, जिनके नोट्स नहीं बने हो इससे संबंधित वो बनाएंगे, और जिसके बने हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर सकते हैं उसका और ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ इस क्लास को स्किप नहीं कीजिए। लास्ट में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे हम आपको जिससे 101% यूपीएससी में पूछा ही जाएगा। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। स्टार्टिंग करते हैं, आइए। और आपको एक और मैं जल्दी बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें डिटेल से हर चीज़ को डिटेल से बताया जाएगा। 365 बीच की कराई जाएगी, आपको करंट अफेयर कराया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट कराया जाएगा। आपको डिटेल से प्रीलिम्स के बारे में बताया जाएगा, सीसीआरटी भी कराया जाएगा, मेन मेन टॉपिक। तो आपको उस बैच को ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और उस नंबर पर कॉल कर दीजिए, मैं नंबर दे दूंगा नीचे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको जाना है और उस पर कॉन्टैक्ट करना है। चलो अब आते हैं 1990 नो बकवास। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से। पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से, तो इसमें वैदिक सभ्यता से पूछा है। वैदिक सभ्यता से क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ब्रह्मवादिनी वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों की रचना की थी। तो वेदों की रचना किस महिला ने की थी। देखिए वैदिक काल में महिलाओं को पूछे ना क्वेश्चन, पढ़ी लिखी कौन कौन सी थी, तो उसमें नाम क्या कहेगा, लोकमुद्रा आ जाएगा है, और विश्वारा आ जाएगा, अपाला आ जाएगा, घोषा आ जाएगा है, और लोक जी इन इन देवियों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने क्या किया था कि रचनाओं की रचना करी थी। लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में शायद महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जो समाज था ना, थोड़ा बहुत क्रूर होता गया था। स्थायी व्यवस्था वो जो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ा आपने, इससे क्या सीखना है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा करना है, और उसमें क्या अंतर थे क्या अंतर नहीं है, सब चीज़ याद करनी है। ऋग वैदिक काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व काल से। पूर्व काल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। तो मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है। देखो अपने कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। तो छह छह दर्शन में से मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है, कर्म से। यदि आप कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, ये कर्म से मोक्ष होगा, हर चीज़ ना कर्म से जोड़ता है। तो मीमांसा दर्शन है ना कर्म से। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक मोक्ष मिल जाएगा, यदि आपके कर्म खराब होंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बौद्ध जैन धर्म। भाई मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि बौद्ध जैन धर्म 1993 में आया, 94 में आया, 95 में आया, 96 में आएगा और आगे तक हमेशा आएगा। तो बौद्ध जैन तो छोड़ना ही नहीं है कोई भी हालत में। डिटेल से एनालिस क्वेश्चन करो, नहीं कि डिटेल से और क्या पढ़ना है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको क्या पढ़ना, महायान बौद्धायन पढ़ना है, जीन लोकायत पढ़ना है, किससे लोकायत कौन सी संस्था में आती है, हर चीज़ पढ़नी है भाई। देखो मेरे PYQ कराने का तात्पर्य है कि आप PYQ के अंदर जो ऑप्शन देते हैं ना ABCD, तो इन क्वेश्चन को आपको खुद नोटिस करना है, उनसे नोट्स बनाना है। और मैं एक क्लास के सारे नोट्स ऑप्शन बताने लग गया ना तो एक क्लास हो जाएगी कम से कम 4-5 घंटे की। वो आप लोग देखना नहीं चाहते, आपको चाहिए कम समय में जाना टाइम, तो हम कम समय में जाना देंगे और इसमें मैं 90% पूरा करा दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है अणु व्रत सिद्धांत। और एक बात बताऊँ, अणु व्रत क्या होता है? अणु व्रत में अणु व्रत में कठिन तपस्या होती है, ठीक है, हर कोई इसे फॉलो नहीं कर सकता। इसमें जो 5 चीज़ें आती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल से। मौर्य काल से क्या क्वेश्चन है कि मौर्य उत्तर काल से, तो मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल दोनों जरूरी हैं, दोनों को क्वेश्चन बनाया है। तो अशोक के उपनाम बताने हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है ज़्यादा, तो किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी। और इसके अलावा अशोक को नाम देवानाम प्रिय, देवों के प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और अशोक वर्धन, ये चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, पुराणों में नाम उल्लेख मिलता है तथा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्राचीन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रहा एवन प्रिय। एवन प्रिय तो सिंपल है, एवन प्रिय शब्द किससे है? काली मिर्च से। बच्चों बच्चों को पता होगा, इसको क्या डिफाइन करूँ मैं? जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बताना चाहिए वो मैं ज़रूर बताऊंगा, जिसका नहीं चाहिए मैं स्किप करता जाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आना भी नहीं है, पेपरों में भी नहीं आना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको करते जाइए बस। तो गुप्त काल से क्या संबंध क्वेश्चन आया इसमें? शूद्र और वैश्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। बाकी कोई जो पंडित थे कि कौन सी भाषा बोलते थे? वो संस्कृत भाषा बोलते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक मैं क्या बोला था आपको, साहित्य को रटना है, रट लो। 50-50 का सिस्टम है भाई, 50% आपको याद करना है, 50% आपको समझना है। और लोग क्या करते हैं, समझते रहते हैं, पूरे साल निकाल देते हैं, 3-4 साल समझो समझो समझो। भाई तब तुम्हें याद ही नहीं होगा, तुम पेपर में लिखोगे कैसे? समझ के लिखोगे क्या? नहीं लिखना है, फैक्चुअल तुम्हें याद करना है। यदि आपको कोई करंट डाटा याद कर लिया ना, उसको डाल दिया ना, तो इम्प्रेसिव भी होता है कि भाई यार उसको याद है। कोई डाटा नहीं है, मन से लिख रहे हो, कभी नंबर नहीं मिलेंगे। याद करने पर फोकस करो प्लीज़। जितने भी टॉपर्स हैं सब याद करते हैं, 10-10 बार कॉपी को पढ़ते हैं, एक कॉपी कम से कम 50 बार पढ़ते हैं टॉपर्स। आप सोचते हो कि 50 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो याद करने पर फोकस करें प्लीज़। तो हमने क्या बोला था, दो कालिदास के साहित्य में, या साहित्य याद ही करना है। साहित्य में मालवी विक्रम है, बिकमो उवर्सियम है, अभिज्ञान शाकुंतला में है। और तथा इसके बाद ना जो अभिज्ञान शाकुंतला में ना संपूर्ण संस्कृत साहित्य है सर उनका, कालिदास का। और कालिदास को भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इसके बाद शेक्सपियर, उसके बाद विशाख दत्त है ना, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखी थी इन्होंने, और देवी चंद्रगुप्तम लिखी इन्होंने। और तथा शूद्रक थे, तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम प्रसिद्ध है उनकी, ठीक है। इनको याद करना है भाई, मैं जो बता रहा हूँ भाई उसे कर लो बस, आँख मीच के कर लो। यदि आपको कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो अज्ञात थे, वैसे तो अज्ञात है ये चीज़, किसी का पता नहीं, लेकिन आर्यभट्ट के ने उल्लेख किया है इनका। तो वैसे इनका नाम कोई डिफाइन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कई लोग बोलते हैं कि आर्यभट्ट ने किया है, तो आर्यभट्ट ने अपनी किताब में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाई का किया है, ठीक है। पाई को प्रभावित किया है, त्रिकोणमिति उन्होंने की है भाई 5वीं सदी में। भाई आर्यभट्ट ने, अपने भारत ने सब कुछ दिया है, विदेश लोगों ने सिर्फ उसे कॉपी किया है और कुछ नहीं। उन्होंने जाके अपने आप यहाँ से पढ़ के गए, वहाँ लिख दिया कि भाई मैंने किया है। सब चीज़ भारत ने दी है, आधे 90%, 99% भारत से मिला है सब कुछ। पूरे विश्व का गुरु कहते हैं भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 95 का पेपर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसका कि सूची मिलानी है। जो है ना विक्रम संवत, विक्रम संवत किससे संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, विक्रम संवत है 58, विक्रम संवत 58। शक संवत कब से? वो जो भारत का है ना, भारत का शक संवत से अपर है, जो राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत हो गया, वो शक संवत है 78 इसका, ठीक है। और गुप्त संवत किससे? गुप्त संवत का माना जाता है कि जो गुप्त संबंध है ना वो है 320। और कली संवत है जो है इससे 3102, ठीक है। इसको याद कर लेना है और निकालना भी पड़ सकता है, तो आपको निकालना भी आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा ना, हाँ ठीक, सही है। और जिसको आंसर आता होगा वो कर दे।
और निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती हैं? तो भैया अपने टॉप लोग हैं यार, ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। तब ये न्यूटन न्यूटन के दादा दादी भी नहीं आई थी, कोई भी नहीं आया था, जिनके पापा भी नहीं आए थे, तब ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि भारत में गुरुत्वाकर्षण बल है। अरे बस अपन लोगों ने डिफाइन नहीं किया हर चीज़ का सर भाई। हम ये नहीं बोलते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जाइए अपने वेद को पढ़िए, सब चीज़ पढ़िए, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसने किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी को किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षण करती है, वस्तु को। उन्होंने, और इसके अलावा क्या था? आर्यभट्टियम। उन्होंने आर्यभट्ट के बाद आर्यभट्ट की एक त्रिभुज त्रिकोणमिति भी दिया था आर्यभट्ट ने। भाई सब कुछ अपने ने दिया, देखो अपन ने हाथ पकड़ा दिया किसी को तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। हर चीज़ के जनक करता अपन ही लोग हैं, टेंशन मत ले। है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द्रवण नागर शैली, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? मंदिर शैली है ना भाई। भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, और द्रवण शैली साउथ में जब पाई जाती है, नागर शैली अपने नॉर्थ भारत में, और बिरसा शैली दोनों का मिक्स है। ठीक है, इसको याद कर लेना। नागर शैली और द्रविड़ शैली से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको छोड़ कर मत जाना। कौन कौन से नागर शैली में मंदिर हैं, कौन कौन से द्रविड़ शैली में, कौन कौन से किस में। भाई एक क्वेश्चन देखो 1993 में पूछा था, अब रिपीट हो गया 1994 में। भाई मैं बोल रहा हूँ देख ले, यूपीएससी कहते हैं रिपीट नहीं करता, रिपीट नहीं करता। देख लो नटराज से क्वेश्चन आया, उसमें था कि सबसे उत्कृष्ट मूर्ति चोल की कौन सी थी? नटराज पूछी थी। इसमें उससे पूछे कि नटराज मूर्ति में कितने हाथ थे? तो 4 हैंड्स थे। ठीक है, इसको कर लीजिए। और नटराज मूर्ति को पूरा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके पूरे जितने भी हाथ में क्या था, कौन से डमरू में क्या था, पूरा एक बार नोट्स बना लें, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। क्यों किया था? कि हिंदू को भारत के निवासी, उन्हें सिंधु के जो है ना, जो भारत के निवासी उन्हें हिंदू कहते थे, जिस वजह से उस क्षेत्र को हिंदू कहने लग गए, हिंद कहने लग गए, सॉरी, सिंधु की जगह हिंद कहने लग गए। तो वो क्या है ना, बे लोग ना, अरबी लोग, जो अरब से आते थे ना, वो शाह की जगह हा का प्रयोग होता है। उन पर जो सा शब्द है ना, वो प्रयोग नहीं होता था। जो सा शब्द है वो उसको सा की जगह हाल का होता ना, वो प्रयोग करते थे। इसलिए इस वजह से उन्होंने सिंध लोगों को उन्होंने हिंद कहा, इस वजह से वो हिंदू हिंदू कहने लग गए। ठीक है, तो भाई इस क्लास को कर लिया ना जैसे ना, भाई कसम मैं बता नहीं करूँ, सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे उसके। एक किसका क्षेत्र है भाई? एक सिंपल, जिसको पता हुआ, जिसने कहाँ तक ये अपना युद्ध द्वारा प्रसार किया था, किसने किया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर बहुत खतरनाक रूट था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक क्वेश्चन करना है मलिक काफूर से भी। मैं दो, अब मैं आपको बता दूँ आपको नोट्स कैसे कैसे बनाने हैं। आप बोलते हैं कौन कौन से राजा को पढ़े, इतने सारे राजा हैं, तो मैंने ऑप्शन बता दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, हर्षवर्धन दे रहे हैं, राजा चोल दे रहे हैं। तो इन जितने भी राजा दे रहे हैं उनने क्या क्या किया था, उनके शासनकाल में क्या क्या इन राजाओं ने किया था। भाई यूपीएससी ऐसे ही सारे ऑप्शन नहीं डाल देता है, उसका मतलब होता है कि इन ऑप्शनों से नेक्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन बनाएगा। और देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आपको नेक्स्ट पेपर कराएंगे ना, उसमें देख लेना इन क्वेश्चनों से, हर्षवर्धन से, चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन पूछेगा वो। ये इन क्वेश्चनों को टिक कर लेना, और इसी से बोलते हैं सही एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कि सारे क्वेश्चनों को बताए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? विज्ञानी सूत्र थे मध्यकालीन से, हिमाद्री थे और जीतू वाहन थे, लेकिन राजशेखर नहीं थे। तो 1 3 4, एक सॉरी 1 3 नहीं, 1 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राजशेखर कैसे थे? कलचुरी वंश एवं युवराज प्रथम दरबार में थे। इन्होंने काव्य मीमांसा लिखी थी। याद रखना, इन चीज़ों को याद रखना, ये चीज़ जरूर आ सकती है, साहित्य हर बार पूछते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं साहित्य से। ये होता था, ये गुर्जर प्रतिहार के शासकों में भी दरबार तथा राजशेखर पहले गुर्जर प्रतिहार शासकों में भी दरबार में रह चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। साहित्य को तो भूलना ही नहीं है ब्रो, भाई रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से 100% क्वेश्चन आता है। इसको क्वेश्चन टिक कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स बनाओ। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? तो कौन सा था? ये गोल गुम्बद बीजापुर में। ये सबसे बड़ा गुम्बद है, विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। ये 144 फीट का है। ठीक है, किस राजा के? आदिल शाह के, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देखो, चित्रकला की मुगल, मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? देखो, पहाड़ी पर चित्र मुगल का चित्र प्रभाव था, कांगड़ा पर भी था, राजस्थानी पर था, लेकिन किस पर नहीं था? कालीघाट पर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक याद करना कि चित्रकला में किसका किस पे प्रभाव था, किस देखो पुर्तगालियों का अपने बाद किसने शाहजहाँ के समय आ गया था, क्वेश्चन पूछा है ना चित्रकला से, पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा छोड़िए नहीं। मॉडल लिपि सिंपल आंसर है मराठाओं से संबंधित था, अष्टप्रधान किससे संबंधित, मराठाओं से संबंधित है। लेकिन अष्टप्रधान कौन कौन से थे ये आप लोगों को पता नहीं हुआ 100%, तो इसके लिए क्या हुआ, तो पेशवा थे, आज टाइम का प्रधानमंत्री बोलते ना PM नरेंद्र मोदी, वो पेशवा हैं अभी उनके टाइम का। और जो मजूमदार और आमद थे ना, वो मजूमदार और आमद उस समय का वित्त मंत्री है, फाइनेंशियल मंत्री अपने कौन है, कमेंट में कीजिए। बाकिया नवीस कौन है, बाकिया नवीस हैं अपना उसका गृह मंत्री आज तक के अमित शाह। और दवीर या सुमंत कौन था, विदेश मंत्री। और सचिव कौन है, सचिव का क्या काम था, जो शाही पत्र है लेखा जोखा देखना, ठीक है, उसका कार्य करना, लेखा जोखा का काम था। और पंडित राव कौन थे, पंडित राव थे धर्म मंत्री। और न्यायाधीश और क्या था कि जो न्याय करता था। और जो सर ए नौबत सेना नायक था, ठीक है, सेना का देखभाल करता। ये आठों को याद करना है, क्योंकि यदि आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इसको आप आराम से लिख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है अपना कि मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ हुआ था। तो निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना है, एक स्विच करना सही और नहीं, इन चीज़ों को टिक कर लिया करिए। क्या रहता है कभी कभी अपन कुछ भी लगा देते हैं। तो इस दो नोट्स किसके बनाने हैं, इसमें बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊँ नोट्स क्या बनाना है, बक्सर का युद्ध का, बॉन्डीबास का युद्ध, जितने भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए थे और जिसमें सबसे ज़्यादा संधि हुई थी, सारी संधि याद करनी है और युद्ध याद करने हैं। 100% एक आध क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, सादे में से जैसे इसमें बक्सर पूछा है तो बक्सर का ही याद करना है, बॉन्डीबास का ही करना है, चिलिया वाला युद्ध भाई, इसके नोट्स बनाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉन्डीबास का बी ऑप्शन हो जाएगा। बॉन्डीबास और फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध हुआ था 1760 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस एक क्षेत्र को आपको बताना है, तो ये क्षेत्र देख लो एक बार, देख लिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने होलकर साम्राज्य से है, एक इसका आंसर हो जाएगा सिंधिया, होलकर और गायकवाड़। तो सिंधिया कहाँ से संबंधित थे, तो ग्वालियर से संबंधित थे। होलकर इंदौर से संबंधित थे। गायकवाड़ कहाँ से थे, गायकवाड़ अपने थे गुजरात से संबंधित, बड़ौदा, ठीक है। और भोसले कहाँ से थे, नागपुर महाराष्ट्र। ये इन चीज़ों को याद करना है इसमें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूटपाट के दो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो भाई किसने बनाया था, ये सिंपल क्वेश्चन आंसर है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे तो इन्होंने बनाया था, लेकिन सारे चोर थे, ऐसे समुद्री चोर सारे थे, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डेनमार्क जितने भी थे ना समुद्री लुटेरे थे, टेंशन मत लो, अंग्रेजी भी थे। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी ठक्कर बप्पा से संबंधित है, ठीक है। इसका सीधा आंसर है लोग, ठक्कर बप्पा स्वतंत्रता संग्रामी, ये याद करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हरिजन परिसेवक के सचिव रह चुके, महासचिव थे। और कौन एक और चीज़ करी थी इन्होंने, लिखा नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही लिखा है, इनको याद करना है। भाई ये स्वतंत्रता सेनानियों को तो छोड़ना ही नहीं है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हरि बप्पा के, ठक्कर बप्पा के नाम से बनाना है। दादा भाई नौरोजी, ये जी आ गए, दादा भाई नौरोजी से पूरा लिखना है, एक नोट्स बना। जमनालाल से बनाना है, जमनालाल किससे थे, गांधी जी के समीप थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, किसी को नहीं छोड़ना है। तो इसका इसमें से क्या पूछा, नेगेटिव एक हो जाएगा, क्योंकि सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने करी थी 1873 में, ठीक है, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। बाकी सब क्वेश्चन आंसर सही है। जमनालाल बजाज ने बड़दा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की करी थी। लाला लाजपत राय ने लाहौर राष्ट्रीय कांग्रेस विश्वविद्यालय की करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी तुरंत का, क्योंकि अपन को कम समय में अधिक आउटपुट के लिए स्पीड में मैं क्लास बना रहा हूँ। मैं कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको यदि लगे कि और ज़्यादा स्लो है तो आप रिवीजन के लिए और अपने मोबाइल में स्पीड दी रहती है उससे कर सकते हो। नहीं लग रही है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो कोई स्पीड नहीं बढ़ाएं, बस करें। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम। इनको भाई इसके इन चीज़ों के टॉपिक के छोड़ के ही नहीं जाना है, भले कुछ भी छोड़ दो और फालतू की चीज़ें। नेक्स्ट इसमें क्या है, एम रॉय के बारे में बहुत बताना है। एम रॉय के बारे में पहले बता देते हैं क्या है। इन्होंने बैगार्ड भी लिखी थी, इसका आंसर वैसे बैगार्ड हो जाएगा। पत्रकार, संवादी, उत्प्रवासी पत्रकार उनकी की थी बैगार्ड। और इनके बारे में क्या क्या है, इन्होंने बहुत काम करे थे। इन्होंने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेशन की स्थापना करी 1939 में। बैगार्ड की करी इन्होंने, बैगार्ड साम्यवादी पत्रकार की। और उनका साप्ताहिक क्या था, इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसकी 1937 में उन्होंने नियम डाल चुके थे वे। और 1922 में क्या था, इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रिका निकाली उन्होंने, पुस्तक निकाली। फिर उसके बाद द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। वे रोमांटिकवादी क्रांतिकारी थे। 1 2 3 4 5 इन चीज़ों को याद करना है भाई, ये जरूर याद सकते हैं।
राष्ट्रीय दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर लीग इंडिया लीग की स्थापना, वह लीग किससे विरोध में स्थापित हुआ था? ये नेहरू रिपोर्ट में था। नेहरू रिपोर्ट कहाँ है? हाँ हाँ, नेहरू रिपोर्ट ये, हाँ, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है भाई, यूपीएससी पीवाईक्यू में 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अंतिम। और इनको याद करना है कि भाई ये रट के जाना है, इनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे अब चांस कम है लेकिन पूछ सकते हैं, मैं वो बोल रहा हूँ। तो देखो, तो राजगोपालाचारी के आसपास कौन सा था? शिक्षा विभाग था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये चीज़ों को याद करके जाना है ऐसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालक्रम क्या था? तो सही कालक्रम क्या है? लखनऊ है कि द्वैत शासन है? ये सारे इनके नोट्स बनाने हैं। लखनऊ समझौता से भी बनाना है, द्वैत शासन से भी कुछ नोट्स बनाने हैं। कब हुआ था लागू हुए, कैसे कैसे हुआ था, किन कौन किन का हस्तक्षेप था इनका? रॉल एक्ट अधिनियम, बंगभंग। तो सबसे पहले क्या आया था? बंगभंग 1905 में। फिर आया था लखनऊ पैक्ट 2 नंबर। फिर वो आ जाएगा रॉल एक्ट, फिर द्वैत शासन 1919 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1930 में समन्वय अभिज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? दांडी यात्रा से किया था। कितने लोग गए थे? 78 लोग गए थे उसमें। 78 लोगों के साथ सहयोग किया, स्टार्टिंग किया था उन्होंने। कितने दिनों में? पैदल चलकर 24 दिनों में। और 24 दिनों में उन्होंने 390 किलोमीटर की यात्रा करी थी। और उन्होंने नमक कानून को भंग कर सविनय अभिज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था उस समय। ठीक है, किस तारीख को? 12 मार्च 1930 को, साबरमती आश्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों ने आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? ये पूर्वी बंगाल में था। और ये किससे संबंधित था? अनुशीलन समिति से। इसको याद करना है भाई, बहुत अच्छा है ये, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी उससे तो क्वेश्चन बनने इसके लिए मैं आगे आपको मेरा कोर्स है 499 का। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए और हर चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, इसे और इसकी लिंक आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो आप नीचे मैं दे दूंगा नंबर, आप उस पर या मेरे चैनल पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। भाई इस बार मौका है, मौका पे चौका मारो। इतना का सबसे कम का है, इसके बाद प्राइस बढ़ा दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो भाई अजंता है, वो एक ही राज्य में फैली है, महाराष्ट्र में केवल। और बाकी जितनी भी है ना, सतपुड़ा, अरावली और सह्याद्री, एक से अधिक राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, ये मैपिंग करनी है आपको। मैं अभी ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा जिसने जियोग्राफी थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। यदि मैं बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा इसका। इसमें से क्या क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। अरावली जिसकी चोटी बताने, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको अच्छे से याद करना है। कौन कौन सी नदी इसमें से निकली है, इनको याद करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये कर सकते हो बस। और जो मैंने बताया उसको तो करने का नहीं। हिमालय का विस्तार अराकानीगुमा, सुना ही नहीं होगा कई लोगों ने, तो कहाँ होगा? ये म्यांमार में है। और पेंगुमा, ये भी म्यांमार में है। ठीक है, और नेपाल में कौन कौन सी चीज़ें? तो नेपाल में अपना है एवरेस्ट, सागरमाथा, अन्नपूर्णा आदि है। तथा कश्मीर में क्या है? जास्कर और काराकोरम। इसको याद रखना है। तो भाई इसको रट लेना भाई, ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाम से ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मानचित्र में ये पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है? तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। पहला हो जाएगा काराकोरम, दूसरा हो जाएगा लद्दाख, तीसरा हो जाएगा अपना जास्कर, चौथा हो जाएगा पीर पंजाल। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल खंड भूभाग का जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप किसका है? गोंडवाना का संबंध है। ये गोंडवाना, ये तो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये इसे बोलते थे, जो स्थल भाग था उसे बोलते थे पेंजे। पेंजे दो भागों में था, ये लॉरेंस और गोंडवाना। तो अपने भारत जो बना हुआ ना, वो किसका भाग है? गोंडवाना का। ठीक है, और जो पेंथलासा का नहीं है ना, लॉरेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? भारत माना जाता है, क्योंकि ये डोम जाति की निम्न जाति मानी जाती है। मूल स्थान माना जाता है भारत। भारत में के उपमंड में प्राचुंबकीय परिणामों में संकेत मिलते हैं। भूतकाल की भारतीय स्थल पिंड सरका है, क्या है भाई? उत्तर का है ये, उत्तर को तथा उत्तर के दो। इसका एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? जो भारत की प्लेट है ना, किस साइड खिसक रही है? तो ये उत्तर की ओर खिसक रही है। जैसे जो भारत है ना, वो नॉर्थ की ओर साइड खिसकता जा रहा है। प्रतिवर्ष कितने, एक साल में कितना प्रतिवर्ष कितना खिसक रहा है? 5 सेंटीमीटर। इसको याद रखना, क्योंकि जो दो
अभिसरण पढ़ा होगा आपने, तो अभिसरण, अपसरण और जे इससे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, प्लेटें खिसक रही हैं, वो वाला। अब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, प्लेट टेक्टोनिक, उससे समझ में आ जाएगा। उससे प्लेटें क्या है, उत्तर की ओर खिसक रही हैं, इसलिए हर 1 साल में 5 सेंटीमीटर खिसक जाती है अपनी भारत की ओर, आगे की ओर। चीन साइड जा रहा है अपना भारत, थोड़ा बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसको देख के आपको घबरा नहीं जाना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जितने बड़े होते हैं, तो आपको पहले इसको पढ़ो, आपको आंसर आ जाएगा। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि अनुक्रम में प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी को विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निम्नीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों तथा द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार खाट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवड़ जल कोटरकाएं तुरंत गति से सूख रही हैं क्योंकि निम्नीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, इससे भी आंसर लगा सकते हो। मैंग्रोव से बहुत सारी हिंट दी गई हैं इसमें, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सुंदरवन। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पाई जाती है वहाँ, गंगा जाए जाती है, सारी नदियाँ वहीं से गिर रही हैं आजकल। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सबसे बड़ा डेल्टा वन है, तो इसको याद करना है। बांग्लादेश में पाया जाता है भाई, इसका नोट्स बनाना पड़ेगा जियोग्राफी में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, PYQ कराने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बताना है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एनालिस करो, इस क्वेश्चन से ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन को सारे ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए, और चारों ऑप्शन के उसके क्या सही है क्या गलत है उसके नोट्स बनाना है आपको। बस इतना काम कर लिया, सिलेक्शन पक्का भाई। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 300 मीटर की ऊंचाई की तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 400 मीटर की तक ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला की इस विविधता कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ है, भारत का ये जाओ यहाँ पर है, तो इसका आंसर उस हिसाब से भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या है, पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही बात है। समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है, बिल्कुल सही बात है। इससे सबसे ज़्यादा जो पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा है ना, और समुद्र तट की पश्चिमी हिमालय, सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है यहाँ। देखो IUCN, जे इसको पढ़ोगे ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें जितने भी जीव जंतु, अभी जितने 90% क्वेश्चन आए हैं ना UPSC में जीव जंतु से, ये पश्चिमी तट से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको कर लेना है भाई, पश्चिमी तट रेखा और करंट में जितने क्वेश्चन जीव जंतु आए हों उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। और रामसर साइड और बायोस्फीयर तो छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन 100% बनेगा। नदियाँ उससे 101% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस बार प्रयागराज लगा हुआ है। 1000% मेंस में क्वेश्चन बनना है गंगा नदी के संबंध में, और इससे तो और ठीक है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसका आंसर छोड़ो यार, इसका आंसर ये है, लो बता दिया, D4। चलो आ जाओ, ये जो चीज़ बताने को बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है अब तक की जीव, दो बायोस्फीयर आ गया, मैं अभी बात कर रहा था, या बायोस्फीयर से क्वेश्चन आते हैं तो आ गया। नहीं पूछ रहा है, इसको याद रखना, नहीं कौन सा नहीं है, तो इसमें से बायोस्फीयर कौन सा नहीं है, तो जिसको याद हो ना, कच्छ की गाड़ी बायोस्फीयर नहीं है, बाकी सब बायोस्फीयर है, नैना देवी, सुंदरबन और ये सब बायोस्फीयर है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा D, कच्छ की खाड़ी बायोस्फीयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको बताना 1 2 3 4 5, तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन, देखो भाई 1 3 4, इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इन तीनों पर है, 2 पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कहाँ है। उन 2 में क्या है, जल विद्युत ग्रह है। बाकी छत्तीसगढ़ में कोरबा जाओगे ना, वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में ओरवा है, गुजरात में ओकई थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ, एक ज्वारीय पतन, बस इसमें क्या पूछा, एक ज्वारीय पतन क्या है, तो इसमें मैपिंग अच्छे से याद आने होनी चाहिए। ज्वारीय पतन एक ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये दोनों ज्वारीय पतन है। इसका 1 और 4 आंसर होगा, ए और ए इसका आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है, दिल्ली से कोलकाता क्या जोड़ता है, NH2 जोड़ता है, सिंपल है। NH2 में ये मथुरा आगरा से लेके कोलकाता तक रहता है, ये याद कर लेना है। रोड से यदि कोई नया रोड बना हो या कोई एक्सप्रेस बना हो, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए उसको करके जाइए भाई, छोड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो पहली बात तो करंट अफेयर छोड़ना ही नहीं है, मैं उसको भी कराऊंगा। मेरे कोर्स में क्या क्या दिया जाएगा आपको बता देते हैं, जिसको नहीं पता उसको देख लीजिए। देखो, एक पहला मैं पॉइंट बताऊँगा, टिक करते जाऊँगा। पहला क्या है,
क्लास दी जाएगी। दूसरा है अपन को PDF पूरा मटेरियल दिया जाएगा उसका जो पढ़ाएंगे। और तीसरा नंबर है कि CSET कराया जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट के बाद PYQ कराए जाएंगे। उसके CSET के भी PYQ कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको CSET हो गया और सारे PYQ कराए जाएंगे UPSC ने जितने भी अभी तक PYQ कराए हैं। और उसके अलावा 365 भी कराई जाएगी। और सब चीज़ें तुम्हारे मेंटरशिप भी दी जाएगी। इस भाई सारा कुछ मिल रहा है भाई। UPSC तब भी ना निकले तो अलग बात है भाई। और इस कोर्स को कितने में ऑफर चल रहा है अभी? 199 में कर सकते हो भाई। इसके नीचे नीचे नंबर दे देता हूँ, उस पर जाओ, क्लिक करो, व्हाट्सअप करो और पेमेंट करो। आपसे पेमेंट के बाद ही आपसे बात होगी। पेमेंट नहीं करोगे तब तक कोई आपसे कोई बात नहीं करेगा। पेमेंट करोगे जैसे ही आपको तुरंत आपसे मेंटर साहब आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। मेंटर्स आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कोई भी। और इसके अलावा आप को क्लास प्रारंभ आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चूको मत, ये छोड़ दिया ना बहुत लॉस हो जाएगा आपका। बर्ड जियोग्राफी से क्या है क्वेश्चन है, उल्का क्या है? तो ये बच्चों को पता होगा। कक्षा 10 तक तो ये सीखते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी और वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। और उल्का के बारे में थोड़ा अलग और बता देते हैं क्या है उल्का। क्या होता है, जो उल्का में कोई चमकता है कुछ नहीं होता है। जैसे ही उल्का ना अपने वायुमंडल के में प्रवेश करता है ना, तो अपने जो बारीक कण होते हैं ना तो उनसे टकराता है, जिससे टकराने से घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण उसमें आग उत्पन्न हो जाती है और आग वह जलने लगता है। इस वजह से अपन को उल्का पिंड नहीं होता, कहते हैं टूटा हुआ तारा। भाई वो तारा नहीं है, उल्का है वो। उसको टूटा हुआ तारा कहते हो आप लोग, तो वो है। तो उससे क्या है, उसमें आग लग जाती है। और हमेशा याद रखना कि ज़्यादा उल्कापिंड कहाँ गिरते हैं, तो अपने जो पृथ्वी है ना उसके नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा उल्का गिरते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है ना, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बिल्ली बिल्ली क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिल्ली बिल्ली क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात 1000% से क्वेश्चन आएगा। मैं लिख के लीजिए, आउट ऑफ कर दिया मैंने। सारे चक्रवात को आपको याद करने जाना है, उनके नाम से क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो इसमें क्या पूछा, अमेरिका के तटों पर कौन सा चक्रवात आता है? हरिकेन। चीन और जापान में कौन सा आता है? टाइफून। ये नाम याद करके जाना है, ठीक है। ऐसे नाम से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो भाई सीधा याद है अंटार्कटिक, जो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और यह विश्व का 5वां बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन ये महाद्वीप में कभी कभी नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि ये बर्फ़ से बना हुआ है, इसलिए महाद्वीप की स्थिति में नहीं आता। लेकिन कई कई लोग होते हैं जो गिनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब मतलब, हाँ, बर्फ़ गिरती है जिससे सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लो। रिपीट क्वेश्चन है, अभी मैंने 1993 में कराया था, 94 में, तो उसके बाद ये इसमें आ गया। भाई ग्रीनविच से भाई कर लेना यार, क्यों छोड़ रहे हो? ग्रीनविच से संबंधित इसमें क्या पूछे, पूर्व या पश्चिम में स्थिति होने के आधार पर देशों के मानक ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे होगा या पीछे होगा। तो इसमें कुछ सीधा पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व में जो सबसे पहले, देखो सिंपल भाषा में बताऊँ, सबसे पहले सूर्य किरण कहाँ आती है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले कहाँ आती है? जापान में आती है। पहले जापान हो जाएगा 5 नंबर एक। फिर उसके बाद कहाँ पे आती है? फिर आती है इराक, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ आती है? उसके बाद आती है अपनी ग्रीस, यूनान। फिर उसके बाद कहाँ पर आती है? क्यूबा। फिर क्यूबा के बाद आती है कोस्टारिका। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 5 3 2 1 4। ऐसे क्वेश्चन करना है और इस लिख लेना भाई, ठीक है। स्थिति किसकी बन रही है? सिंपल है, इसका बच्चा बता देगा। इसकी स्थिति बन रही है अंतर्जालीय उच्चावच रेखा की है। हाँ, अब आया मैपिंग से क्वेश्चन। पहले एक आध क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ है एक क्वेश्चन और है। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस कारण से बंद कर दी गई थी? एक कर गई थी पांडुकिट, जो बीमारी रोग आ गया था उसकी वजह से। पांडुकिट लीफ जस्ट के नाम से है, बोलते हैं उसे। हाँ, मैपिंग से ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? 1 नंबर कजाकिस्तान। फिर बताओ दूसरा क्या है? इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको? मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, चारों ऑप्शन। हाँ बताओ, ऑप्शन ये है, लो अब दिख रहे हैं ना? अब तो देख लिए वो आंसर। पहला क्या है? कजाकिस्तान। फिर दूसरा नंबर क्या है? दो मैं याद करने का तरीका बताऊँ। जितने भी ता है ना वे दोनों नीचे हैं। तो जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान 2 नंबर पे आ जाएगा, कजाकिस्तान 1 नंबर पे आ जाएगा, और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? उज्बेकिस्तान। और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? किर्गिस्तान।
ठीक है। और 5वें नंबर पे क्या हो, ता से होगा तजकिस्तान, ठीक है। तजक और तुर्क, ये ता टी ना नीचे है, और यूटी, उज्बेकिस्तान ऊपर है, और इसके नीचे अफगानिस्तान है, उसके नीचे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे इंडिया है। मैपिंग रटी होनी चाहिए भाई। कजाकिस्तान के ऊपर क्या है तो ये याद होना चाहिए, कौन ये यूराल सी है जो कौन सा सी है, सब याद होना चाहिए भाई। मैपिंग को रट लो भाई, मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, और 100% 1000% लिख के ले लो, मैपिंग से क्वेश्चन आएंगे, 6-7 क्वेश्चन आते हैं। और मैपिंग को कोई स्किप मत करके जाना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको यूपीएससी निकालना है। इसमें क्या पूछ रहा है, मैचिंग पूछ रहा है भाई, तो मैचिंग कर देते हैं। इसका आंसर तो देख ही लिया हुआ तो, और भाई वैसे नहीं देखा हुआ तो आप कमेंट में करिए। इसका यूरोपीय महाद्वीप रेल, यूरोपीय महाद्वीप रेल कहाँ किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी 4 से संबंधित, ब्यूनस यूरो पल्पेरा। यार यार पानी पी लें थोड़ा, फिर अंदर हो गया। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, पहले का आंसर हो जाएगा पेरिस से बारवासा, और पारजी एंडल, ठीक है। जो पार एंडीज रेल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ब्यूनस, ठीक है। और पार साइबेरिया रेल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा लेलिन ग्रांड से बोस्टक, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस किससे हो जाएगा, और ये हो जाएगा पहले नंबर से पेरिस इस्तांबुल, ठीक है। इसको याद करके जा सकते हो, ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जनगणना के हिसाब से है भाई। ये तो चारों टॉपिक इंपोर्टेंट है, इनको करके ही जाना है। क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल, इसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बता देता हूँ कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है, जिसके तहत अधीन वर्गीकृत किया गया है। क्या कर गया है भाई, सिंपल आंसर है, समता का अधिकार है भाई। कोई भी अपना कोई सा भी धर्म मान सकता है, और सारे धर्म से जितने भी आर्टिकल हैं, अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सारा बेसिक हो, इनको तो रटे होने चाहिए उंगलियों पे। कोई पूछ दे कि निजता का अधिकार कौन सा है, शादी करने का कौन सा अधिकार है, शिक्षा का कौन सा अधिकार है, स्वतः अपने विचार व्यक्त करने का कौन सा अधिकार है, सब चीज़ याद होनी चाहिए भाई। अनुच्छेद 156, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल अपने पद ग्रहण के, जो 156 में राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया है कि यह कब कौन से कब से कब पद तक रह सकता है, तो इसका सॉरी 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 भाई, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कथन क्या है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद तक नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल का बोलता है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं बोला तब तक नहीं हटेगा। और दूसरा क्या है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, भाई बना रख सकता है तो तब तक कि वो जो मंत्री है ना उनको नियुक्त ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों गलत है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है, तो भाई सिंपल है, मध्य प्रदेश उड़ीसा का था ये। नॉलेज यदि करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, इसलिए मैं सब करा रहा हूँ भाई, आ सकते हो आप लोग। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है और लेकिन परिपाटी में है, तो ये किसका है, तो वित्त मंत्री या निम्न सदन का सदस्य होना, ए है उल्लेख। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में अपना बहुमत खो दे देता तो उसे त्यागपत्र देना, वहाँ ए नहीं है, इसको करोगे आप, ठीक है। फिर इसका आंसर वो तीसरा ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोग भागों में मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होगा, बिल्कुल सही बात है, उल्लेख है। और अपनी पदवावधि समाप्त होने से पहले, तो इसका आंसर भी हो गया, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आंसर 75(3) में इसका उल्लेख मिलता है कि, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं, कहीं नहीं है, इसको याद रखना। अपना बहुमत खो दिया तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। लोकसभा का सदस्य होता है मंत्री, प्रधानमंत्री, और याद करना, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, लोक सदन क्या होता है, उपसभापति, राज्यसभापति, इसके नोट्स बनाने हैं आपको। और इसके अलावा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सब चीज़ के बारे में नोट्स, जितना मैं बता रहा हूँ उसको कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि को खो देता है, तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है भाई
के बहु सदस्यीय निर्वाचन, पहले क्या है ऑप्शन पढ़ते हैं। अपने मतदान बहुत कम हुआ है कि बहु सदस्यीय निर्वाचन था कि निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी कि निर्वाचित लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो क्या लिखा है इसमें कि घोषित यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है, तो इसका अर्थ है कि वही निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, इसलिए क्या रहता है कि इसमें निर्वाचन जो निश्चित राशि है ना, कुल पड़े मतों का एक निश्चित प्रतिशत होता है ना, प्रत्याशी द्वारा ना तो प्राप्त कर सकने पर ना जब्त कर ली जाती, प्राप्त नहीं कर पाता, वो अपनी रख ली जाती है। भारत में 10% है और क्या कि कुछ राशि जमा करनी पड़ती है चुनाव लड़ने से पहले। उसमें बोला जाता है कि यदि आप चुनाव जीत गए तो उसके बाद आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, और अन्यथा नहीं जीते तो आपको हटा दी जाएगी। उसमें कई जितने भी चुनाव लड़ेंगे उसके प्रत्याशी भाग लेते हैं और उनको एक राशि जमा करनी पड़ती है उसमें एडमिशन लेने के लिए। जैसे अपन उसको जाते हैं ना तो एडमिशन करना पड़ता तो अपन को कुछ राशि देनी पड़ती है, तो वही टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के अधिनियम राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उनके लिए उपबंध। तो भाई ये किसका है, ये मध्य प्रदेश का ही है भाई, एमपी। आर्टिकल 169 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो जिस प्रदेश में विधान परिषद पहले से है उसे समाप्त कर दे, या तथा उसके विपरीत जिन राज्यों में एक सदन वाला विधानमंडल है और वहाँ विधान परिषद का सृजन कर दे। कई राज्य ने इस सदन का समाप्त कर दिया है और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के लिए एक विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है। और विधान परिषद के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें छः राज्य हैं अपने भारत के, 6। ठीक है, इसके लिए मैं बता देता हूँ ट्रिक, लिखो। हाँ, तो इसके लिए ATM बुक, ये ट्रिक याद कर लो, इससे तुम्हें सारे राज्य याद हो जाएंगे किस किस में विधान परिषद है। ठीक है, तो विधान परिषद किस किस में है अपनी, तो ए से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से आ जाएगा तेलंगाना, एम से आ जाएगा महाराष्ट्र, बी से आ जाएगा बिहार, और यू से आ जाएगा यू से क्या आ जाएगा, यू से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, के से आ जाएगा कर्नाटक। इसको याद रख लेना, ये 6 राज्य हैं अपने। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसी ट्रिक के लिए फॉलो करें और बस खेल कर दें अपन, टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन हमारी गारंटी। बस आपको कोर्स लेना पड़ेगा उसके लिए। आप सोचो सारे यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाता तो जाने कितने नहीं कलेक्टर बन जाते भारत में। इसके लिए थोड़ा बहुत तो भाई दान दक्षिणा गुरु को देनी पड़ेगी। मैं इतना भी नहीं मांग रहा हूँ, बहुत कम फीस है अपने कोर्स की, लेकिन कुछ समय तक। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार, सबसे सस्ता है अपना कोर्स पूरे भारत में, ये भी ध्यान रखना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को निर्वाचन में, और कई लोगों ने भी एडमिशन ले लिया है, आपको बता दिए जा रहा हूँ। जितने भी जो मेरे ऑफलाइन के थे कुछ दोस्त, उन्होंने व्हाट्सएप पे पेमेंट करके अभी ले लिया है एडमिशन। आप लोग भी ले सकते हो। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखूँगा, मुश्किल से कम ही रखूँगा, लिमिट है, इसे याद रखो। मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन प्राइवेसी ये समझ लो। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। तो मतदान को दोनों में कैसे, राज्यसभा लोकसभा तो किसका अधिकार, भाई ये तो सिंपल आंसर होगा ना, इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा इसका आंसर। ये राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, एक मिनट, हाँ, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इनका लोकसभा में भी अपन ने क्या है कि निर्वाचन कर सकते हैं, निर्वाचन में मतदान का इनका अधिकार है, और राज्यसभा में भी है, दोनों में है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखो इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। राज्य विधानमंडल में जो निम्न सदन, राज्य विधानमंडल को निम्न सदन कहते हैं,
और राज्य विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, इसको याद रखना। तो निम्न सदन में क्या होता है कि जो लोग निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका, तो उनका ना लोकसभा होता है और राज्यसभा, दोनों में निर्वाचन में मतदान होता है ना, मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसको याद रख लेना भाई, ये कई लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा, ये तो भाई सभी को पता होगा ना, इसको छोड़ सकते बच्चे, जैसा क्वेश्चन है। बम, क्वेश्चन क्या था इसमें, पढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। पहले 250 से अधिक अनस्थित सदस्य में से 238 ने अनधिकृत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व 12 मनोनीत सदस्य, ठीक है। इसमें लोकसभा में 512 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं वर्तमान में? 530, ठीक है। और मनोनीत सदस्य 2 है, आंग्लो। अब तो ये हट गया है, किसके तहत हट गया ये बताओ जल्दी, कमेंट करो कौन सा है संविधान संशोधन हुआ तो जिसमें जो मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया था, आंग्लो इंडियन को। तो इसका आंसर वैसे इसके हिसाब से होना चाहिए था कि इसका संघ राज्य क्षेत्रों में अनुच्छेद 20 से अधिक प्रतिनिधि लिए जाते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर है। अनुच्छेद आर्टिकल 21 में उल्लेख है, लेकिन ये मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। और इसे कमेंट करो जिसको बताओ, नहीं फिर तो मैं तो बताऊंगा इसे सारे संशोधन एक साथ एक क्लास में करा दूंगा, हर चीज़ कराऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से संस्थानों में से कौन सी संविधानोत्तर और विविध संस्थाएं हैं? तो भाई ये सीधा इसका हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास है, बिल्कुल है। राज्यपाल सम्मेलन है, आंचलिक परिषदें हैं, तो एक दो ये हो जाएगा। बाकी जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो नहीं है। अनुच्छेद 263 में अंतर्गत केंद्र और राज्य को बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है। लेकिन निम्न में से 1 2 3 4 आ जाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जल्दी आओ, तुरंत 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 तुरंत। और भाई अपने हर अलग अलग लोग हैं, 365 और कोई कराएगा, सारे लोग हैं। आपको टारगेट पूरा है, जो मैंने टारगेट लिया है उसे पूरा करके देंगे, आप भरोसा कर सकते हो। राज्य सरकार को कृषि आयकर में कौन समुचित समुदेशित करता है? तो भाई कौन करता है? भाई भारत का संविधान ही करता है, और कौन करेगा भाई। अनुच्छेद 263 के तहत किया है, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि भाई करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद में, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो ये भाई निर्वाचन से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन को आपका नोट्स बनाना है, बहुत 1000% राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूरा नोट्स बनाना है जितना भी है, और अभी इलेक्शन कमीशन से बनाना है। इलेक्शन कमीशन का हर बार इस बार आएगा क्योंकि चुनाव हुए थे, ठीक है, और दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं, तो भाई बन सकता है, क्योंकि पेपर कहीं से भी बन सकता है। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उससे भी बनेगा, उससे ही बनेगा। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आधार पर, मैं इसलिए गारंटी लेता हूँ कि आप बोलते हो कि इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि PYQ आप क्यों टीचर एनालिस कराते हैं, क्योंकि वो भी यही देखते हैं कि UPSC किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है और कैसे बना सकता है। इसको एनालिस एक बार कर लिया ना भाई अच्छे से, तो आपको भी पता पड़ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको साउंड की आवाज़ ज़्यादा तेज़ लग रही है तो थोड़ा कम करके भी सुन सकते हो। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भाई इसका आंसर सीधा बता देते हैं, क्योंकि अब लंबी क्लास खिंच गई है बहुत ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, ठीक है। अब देखो भाई, मेरा टारगेट होता है एक क्लास में एक पेपर कंप्लीट कराना। अब मैं क्लास खींच रहा हूँ अच्छे से, और जैसे डिटेल से समझना है वो अपना कोर्स ले सकता है। 5वीं राज्य व्यवस्था, देखो लाइव क्लास चलेगी, उसमें आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची, कौन सी अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था? जल्दी जल्दी बताओ। इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन में, बिल्कुल है। क्या पूछे? निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्य और विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? मतलब संशोधन किस में? 368 में है। और इसमें कौन कौन से भाग ले सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो होता है, ठीक है, और संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में होता है, ठीक है,
और 7वीं अनुसूची में होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति में बिल्कुल नहीं होता है। इसे तो साधारण संशोधन द्वारा भी कर सकते भाई। चलो इसमें क्या बता रहे हैं, संविधान अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत विशेष बहुमत में क्या होता है, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन पारित होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, संसद होता है और तथा 7वीं अनुसूची। और ये क्या होता है, किसी राज्य की विधान परिषद का समाप्ति वो अपन साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं। वही बात तो कही है इसमें भाई, जो मैं बता रहा था भाई। तो बेसिक तो याद होना चाहिए। भारत में स्थानीय शासन, दो स्थानीय शासन को आपको मैं 1993 में बताया था ना, कौन से उसमें था, राज्य किसके शासन में था। जल्दी बताओ, नगरियम बरियम, 2 मिनट इंटरव्यू दे दीजिए, जल्दी 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 तुरंत बताओ, कमेंट करो। भारत के स्थानीय विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है भाई। तो नहीं कौन सा हो जाएगा भाई, तो पहले बताओ। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, नहीं है बिल्कुल। स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित, 30% नहीं है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि 33% है, 33। ठीक है, स्थान ये गलत है और कोई पूछ ही नहीं रहा है शायद। और स्थानीय शोषण के लिए वित्त आयोग का उपयोग है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D में कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन में कि महिलाओं को 1/3 या 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहेगी। अब आ जाओ इकोनॉमी से संबंधित। इकोनॉमी, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। इस योजना में अधीन जनित रोजगार में 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित की गई है व्यवस्था, JRY। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ ली UPSC क्या चाहता है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अपन 90% कोशिश यही कर रहे हैं कि उसके सिलेबस को आपको समझाने की। इतना भी कर लिए तो आपको निकालने से मतलब है, निकाल लोगे। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट, उसमें मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा आपको कोर्स में, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव अधिकार के सारे विकास, किस में थे, 5 में भी थे, 8वीं पंचवर्षीय, लास्ट पंचवर्षीय योजना में था क्या, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मानव विकास के संबंध में है। और निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार में यानी योजना उत्तर व्यय के लिए, योजना व्यय के लिए कौन करता है, तो इसमें क्या करता है, रक्षा व्यय, बिल्कुल सही है। उपादान योजना मतलब सरकार के लिए जो व्यय करता है ना, इन्वेस्ट करता है, किस किस में करता है, उपादान में करता है। पिछली योजनाओं से अवधि से संबंधित सभी व्यय में। ठीक है, ब्याज भुगतान में करता है, तो 1 3 4 सब में होता है इसका। ऋण भी लेना पड़ता है, जिससे सब जगह भारत देता है। सबसे ज़्यादा तो भारत का सैलरी में भी जाता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा। उसके बाद सबसे कम जाता है उसमें शिक्षा में। ठीक है, इसको याद रखना। और हेल्थ में फिर सैलरी में सबसे ज़्यादा देता है भारत, लोगों को इन्वेस्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जाता है उसको। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो ये 5.6 GDP का रखा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था, तो ये घाटा वित्तीयन था, बड़ा स्रोत डेफिसिट फाइनेंसियन, यही था ना। ठीक, हाँ। भारत व्यावसायिक संरचनाओं के 2 वर्षों के बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण था, क्या था भाई, बताओ जल्दी तुरंत बताओ। इसका आंसर हो जाएगा निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा था, इसलिए। कृषि रोजगार CACP, कृषि लागत और मूल आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे, तो इसके उद्देश्य बताने हैं आपको। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा क्या क्या है बताओ। पहला है कि निम्नलिखित में से कृषि मूल्य स्थिरीकरण, ये बिल्कुल भाई इसका उद्देश्य था। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये भी था, आय सुनिश्चित करनी थी। और फिर तीसरा ऑप्शन है इसका कि लोक विपणन में पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं का अनावश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाना था, उनके हितों की रक्षा करना था, ये भी है भाई। ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य में सुनिश्चित करना, नहीं यार ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बैंकिंग, इसको नोट्स बना लीजिए भाई।
मुद्रा बैंकिंग प्रणाली और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। ठीक है, इससे 101% क्वेश्चन आएंगे, इसके नोट्स बना लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकृत करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजनाएं बनाई थीं, जो FCRNA और FCNRB कहलाई। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे एग्जैक्ट सही है। पहला क्या है कि योजना ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में विनिमय दर के उतार चढ़ाव को भुगतता है, कि दूसरा है कि योजना बी में अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आय अंतर में अन्य बैंकों को पूरा करते हैं, अन्य बैंक पूरा करते हैं, कि ये दोनों हैं, कि कौन सा है इनमें से, जल्दी बताओ तुरंत, इसमें से बताओ, ये ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर क्या हुआ, जल्दी जल्दी तुरंत। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। चौथा ऑप्शन कौन सा था, चौथा ऑप्शन था इसमें कि योजना ए आपस में ले ली गई थी, केवल ए योजना आपस में ले ली गई थी। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिफाइन करने में, इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन अब बंद भी हो गए हैं, तो इसको छोड़ सकते हो आप। और जो चीज़ मुझे टाइम लगेगी तो फिर वो चीज़ आएगी ही नहीं, तो उसको मैं स्किप करना ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ दिया तो कोई बात नहीं। वित्त क्षेत्र सुधार के नरसिंहम समिति, हाँ इम्पोर्टेंट है, नरसिंहम समिति किन्हें कम करने का सुझाव, किन्हें काम करने का सुझाव दिया है, तो इसमें SLR और CRR के बारे में है। तो इसको SLR और CRR के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये बैंक से संबंधित है, की टर्म्स याद होने चाहिए, SLR CRR, रैपिडो, रेपो रेट, इनको याद कर लेना भाई। ठीक है, 1991 में आई थी ये समिति। ठीक है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होते हुए भी वृद्धि कम दर के कारण है, किसके कम के कारण है भाई, उच्च पूंजी के अनुपात में। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर ध्यान दीजिए, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारत के औद्योगिक ऋणादान और निवेश में निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें से क्या बताना है, इसकी स्थापना का सही कार्यक्रम क्या है, तो इसका सही कार्यक्रम ये हो सकता है, देखो पहले देख लो, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही कार्यक्रम में थे पूरे वैसे तो। और देखो, भारतीय उद्योग विकास 1948 में हुआ था, भारतीय औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम 1955 में हुआ था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में हुआ था, और भारतीय विकास बैंक जुलाई में हुआ था 1964 में। ठीक है, वो पहले फरवरी वाला में, इसको याद कर, इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे बैंक दर का तात्पर्य क्या है, उस पर ब्याज की दर से है, तो उस ब्याज दर से है कि जो जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों का बट्टागत करते हैं। अब बताओ जल्दी जल्दी, बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, बस थोड़ा और। निम्नलिखित में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का चयनात्मक और नियंत्रणात्मक साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका परिवर्ती लागत और आरक्षण अनुपात। ठीक है, निगमन कर क्या है, निगमन कर है अपना उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः स्वामी होता है। ठीक है, जो उगाता है वही स्वामी होगा भाई, सीधी बात है। भारत पूंजी के बाजार में घोटाला की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी, तो ये सौंपी थी SEBI को। इसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बताने की है उसको कर देंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड्स संगठन है, तो ये हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। निम्नलिखित में से कौन सा मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं, तो भाई एक विश्व बैंक का गठन कौन कौन मिलकर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बिल्कुल करता है, IBRD। ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिल्कुल करता है, ये भी हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं होगी, इसलिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है, सबसे ज़्यादा कम फसल कौन सी बची है अपनी, चावल की, जो उस समय के हिसाब से यार भाई छोड़ो, अब क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे मैं देख लेता हूँ फिर भी। निम्नलिखित में से किस देश ने 1994 यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने के विरुद्ध मदद दिया था, किसने दिया था, नॉर्वे ने। बस अब आ गया ख़त्म, अब आ गया अपना C-सेट इसमें नहीं कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें भाई आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता दे रहा हूँ, यूपीएससी निकालने के लिए भाई आपको 50-50 कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। 50% आपको याद करना है, 50% आपको समझना है, और कुछ नहीं है। आपने इतना कर लिया, आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखने के लिए।